डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले तक खुद को वह सुपरमैन समझ रहे थे और दुनिया में जहां भी लड़ाइयां चल रही थी उन सभी को रुकवाने की बातें करते थे। हमें याद है वे जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने के लिए उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया और बेइज्जत भी किया। परंतु उस समय जेलेंस्की राजनीतिक रूप से उनसे ज्यादा समझदार साबित हुए। उसके कुछ समय बाद भारत में पहलगाम में एक आतंकवादी अटैक हुआ, जिस अटैक के बाद भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपना जवाब पेश किया। यह युद्ध कुछ दिन चला और जैसे ही यह युद्ध का सीज फायर हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया से कहते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने ही यह सीज फायर करवाया है। अभी तक कम से कम वे 15 बार इस बात का क्रेडिट ले चुके हैं। परंतु अगर हम यूक्रेन और ईरान में चल रहे युद्ध की ओर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टैंड कुछ अलग दिखाई देता है। वह यूक्रेन से नहीं कह पा रहे हैं कि इस युद्ध से पीछे हटें। लगातार शांति की बात करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ऐसा लग रहा था कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल नहीं हैं, जबकि नोबेल पीस प्राइज के लिए भाग रहे हैं, परंतु अब वे शांति का संदेश नहीं दे रहे हैं और यूक्रेन के साथ लगातार खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि JF कैनेडी, जिनकी गोली मारकर हत्या 1963 में कर दी गई थी, उनसे भी इस बात का एक संबंध है कि अचानक उनकी विदेश नीति क्यों बदल गई। आइए समझते हैं इन सारी चीजों को, सिलसिलेवार क्रम से समझते हैं इन घटनाओं को और देखते हैं कि आने वाले भविष्य में यह युद्ध दुनिया को किस तरफ ले जा सकता है। शायद किसी ने सच ही कहा है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। 1979 से पहले यूक्रेन और ईरान ऐसे दोस्त होते थे जो लगता था कि भविष्य में इनकी दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी। इसे पेरीफेरी डॉक्ट्रिन कहा जाता था, जिसके तहत यह सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया में सारे गैर अरबी देशों से दोस्ती रखना चाहते थे और दोनों ही देशों को इससे फायदा भी मिल रहा था। एक तरफ ईरान हथियार, तकनीक और इजराइल से ले रहा था लगातार, और इजराइल अपने तेल का 40% तक हिस्सा ईरान से इंपोर्ट कर रहा था। परंतु 1979 में हुआ क्या? 1979 में ईरान में होती है इस्लामिक क्रांति और जो वेस्टर्न वर्ल्ड के सपोर्ट से बनी हुई सरकार थी ईरान में, वह गिर जाती है, यानी शाह मोहम्मद रजा की सरकार गिर जाती है और इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में स्थापित होती है एक ऐसी इस्लामिक सरकार जो कि इजराइल और अमेरिका के हितों के खिलाफ। 1948 में इजराइल का जन्म होता है और इजराइल के जन्म लेते ही ईरान पहला अरबी देश बनता है जो उसे मान्यता दे देता है। दोनों की दोस्ती कुछ इस तरह परवान चढ़ती है कि 1968 में ईलेट एश्कलॉन पाइपलाइन बनाई जाती है। इस पाइपलाइन का एकमात्र उद्देश्य था कि सारे अरबी देश अगर नाकेबंदी कर भी दें तो इजराइल तक तेल पहुंचना कभी बंद ना हो। परंतु इनकी दोस्ती की एक और वजह थी कि दोनों ही इजिप्ट और इराक को अपना दुश्मन मानते थे। ईरान जो कि वेस्ट के समर्थन से सरकार बनी थी, इजराइल जिसको हमेशा से जन्म के साथ से आज तक हमेशा वेस्ट का यानी अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है, वह भी इराक का और इजिप्ट का दुश्मन ही बना हुआ है। परंतु 1979 में ईरान में क्रांति होती है, इस्लामिक क्रांति इसके कारण थे। हालांकि वहां पर वेस्ट के समर्थन की सरकार थी और ईरान में कल्चर कुछ पेरिस और लंदन जैसा ही था, परंतु वह बुराइयां भी थी समाज में जो बुराइयां किसी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से आती हैं, जैसे कि करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई। इसके कारण ईरान की जनता सड़कों पर आई और उसने वहां पर इस्लामिक सरकार को बनाया, जिससे उसे लगा कि शायद करप्शन से, महंगाई से, बेरोजगारी से उसे पीछा छुड़ाना आसान हो। परंतु हुआ क्या, यह हम सभी को पता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल शोर में। ईरान में जनता पहले से परेशान थी और 1979 में ईरान के इस्लामिक नेता अयातुल्ला अली वहां आते हैं और उनके समर्थन में वहां की जनता, स्टूडेंट सड़कों पर आ जाते हैं। मजबूर होकर शाह मोहम्मद रजा को ईरान को छोड़कर जाना पड़ता है और अयातुल्ला अली के नेतृत्व में ईरान में स्थापित होती है वह इस्लामिक सरकार जिसका विरोध वेस्ट आज तक कर रहा है। 1980 में ईरान और इराक के बीच खाड़ी युद्ध होता है और इस युद्ध में भी ईरान को हथियार मिल रहे थे और अमेरिका भी ईरान को इस युद्ध में समर्थन दे रहा था। परंतु इसके कुछ समय बाद 1991 में दोनों के बीच संबंध और खराब हो गए और शुरुआत हुई प्रॉक्सी वॉर की।
जहां एक तरफ ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को सपोर्ट दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ था इजराइल जो कि उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार रहा था और कभी कभी ईरान पर साइबर अटैक भी कर रहा था। तो अब आते हैं 2025 के ताजा घटनाक्रम पर। 13 जून 2025 को इजराइल लॉन्च करता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्या होता है इसमें? वह अटैक करता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर और डिफेंस साइट पर। हालांकि इजराइल और अमेरिका का कहना है कि ईरान बहुत नजदीक है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, परंतु हमें याद रखना होगा कि लगभग 30 साल से अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही रहा है। Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. ساعات الآن Nuclear weapons. Nuclear weapons. Nuclear weapons. Atomic bombs. Israel scrupulously abides by its commitments to the United States regarding weapons transfer. Thank you, Mr. Chairman. Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. कुछ दिन में बना लेगा, कुछ महीनों में बना लेगा, परंतु ईरान अभी तक कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाया है। इसका सबूत है अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, जिन्होंने मार्च 2025 में कहा था कि ईरान कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस क्या कह रही हैं। You've always said that you don't believe Iran should be able to have a nuclear weapon, but how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having it. यह सिर्फ दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता है दुनिया में क्या चल रहा है। शायद आपको याद हो कि उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग 1000 साल से चल रही है। बताइए, 1947 में तो पाकिस्तान का जन्म होता है, यानी लगभग आज से 80 साल पहले, और इनको दोनों देश 1000 सालों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति टेन्योर को याद रखें, यानी कि 2017 से 21, जब वे पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके 4 साल के कार्यकाल में गिनती करी थी कि इस मक्कार आदमी ने झूठ कितनी बार बोला है। टोटल टैली था 30,573 बार मात्र 4 साल में। अगर औसत निकाला जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वह दिन में डेली 21 बार झूठ बोल रहे थे। यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं है। उनका राजनीतिक करियर हमेशा से ऐसा ही रहा है। और अगर हम इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी देखें तो उनकी राजनीतिक विरासत भी कुछ ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि पिछले 30 साल से वे लगातार चिल्ला रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत नजदीक है, कुछ दिन में बॉम्ब बना ही लेगा, तो हमें अटैक करना ही पड़ेगा। अमेरिका भी इसका समर्थन करे, परंतु हमें याद रखना होगा कि ईरान आज तक कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाया है। 13 जून 2025 को जब इसराइल हमला करता है ईरान पर, तो ईरान के कई डिफेंस अटाचे और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं।
IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो कि सबसे बड़ा सुरक्षा संगठन है, डिफेंस सिस्टम है आर्मी का, ईरान का, उसके कमांडर हुसैन सलामी भी मारे जाते हैं। ईरान ने इसकी जवाबी हमला किया इसराइल पर, जिसमें इसराइल में 24 लोग मारे गए, वहीं ईरान में लगभग 250 लोग मारे गए थे, जिसे ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की संज्ञा दी। ये एक ऐसा युद्ध नहीं है जो सिर्फ 2 देशों के बीच है, इसका प्रभाव लगभग पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान का होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा है और दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से होती है, जिसके कारण दुनिया भर में 10% तक ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और इसका विशेष रूप से भारत पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का 80% सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से ही करता है। इसका पूरा असर सिर्फ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया तक नहीं सीमित रहेगा, क्योंकि आसपास के बहुत सारे संगठन और बहुत सारे देश विशेष रूप से ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे ईरान को समर्थन मिला हुआ है हिजबुल्लाह और हूती का, और प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और यमन भी है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी शर्त पर सरेंडर नहीं करेगा। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली अभी कहां हैं, परंतु वह उन्हें अभी नहीं मारेंगे। बताइए कितना रहमदिल आदमी है। कुछ दिन पहले यह रहमदिली कहां दिखा रहा था, शायद आपको याद हो, लॉस एंजलिस में जब जनता सड़कों पर उतर आई थी तो इसने जनता के खिलाफ नेशनल गार्ड्स और यूएस मरीन्स को लगा दिया था, और फिर सड़कों पर आकर यूएस मरीन्स और नेशनल गार्ड्स ने क्या किया, यह डोनाल्ड ट्रंप के रहमदिली के कारण ही था। ईरान और इसराइल के रिश्ते दोस्ती से लेकर अब दुश्मनी तक दिखाई दे रहे हैं। जी हां, ईरान के साथ रूस खड़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, और वह हर पल उसके साथ दिखाई दे रहा है, और यह भी चेता रहा है कि अमेरिका को इस युद्ध में बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूस के अपने इंटरेस्ट लगातार ईरान के साथ बने हुए हैं। हमें याद होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना बना रहा है, वह रूस के साथ मिलकर ही बना पाएगा। दूसरी तरफ चाइना भी अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ ही है, परंतु इसराइल के साथ उसका हमेशा का दोस्त अमेरिका खड़ा ही दिखाई दे रहा है। परंतु यह पूरी राजनीति किसी के सही और किसी के गलत होने की नहीं है, यह असली राजनीति कुछ और ही है। मैं आपको बताता हूं, पुतिन अब रूस के संविधान में परिवर्तन कर चुके हैं। 2036 तक वे रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। वहीं चाइना के शी जिनपिंग भी जब तक जिंदा है तब तक चाइना के प्रेसिडेंट बने ही रहेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी 2009 से लेकर अभी तक कैसे वहां के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, यह हम सभी जानते हैं। न जाने कितनी बार उन पर करप्शन साबित हो चुका है, कितनी बार जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है, परंतु वो सत्ता की कुर्सी से हटने को तैयार ही नहीं है और लगातार इसलिए देश को युद्ध में झोंके रखते हैं। वहीं ईरान के अयातुल्ला अली 1981 से लेकर 89 तक वे ईरान के प्रेसिडेंट थे, और 89 से लेकर अभी तक वहां के सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। अब इस तरह के नेता दुनिया को कहां ले जाएंगे, यह प्रश्न भी सोचने लायक है। जिन नेताओं को अपनी जनता की चिंता नहीं है, वह दुनिया के बारे में कहां सोचेंगे। परंतु हम यही उम्मीद करेंगे कि इस युद्ध का जल्दी कूटनीतिक हल निकले, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ना निश्चित हो चुका है। आपको शायद याद हो, हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप क्यों लगातार इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। कहा यह भी चाहता है कि इजराइल की मोसाद राष्ट्रपति को कंट्रोल करती है। JF कैनेडी 1963 में जब मारे गए थे, तो उससे मारे जाने से कुछ दिन पहले तक वह लगातार विरोध कर रहे थे इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, और इजराइल को कह रहे थे कि वह इंस्पेक्शन करने की इजाजत दे न्यूक्लियर साइट्स की। परंतु एंड में इजराइल तो नहीं माना, परंतु हुआ क्या, 1963 नवंबर में JF कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स में भी आ चुका है, तो यह भी कहा जा रहा है कि मोसाद हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्लैकमेल कर रही हो, क्योंकि पहले कहा जाता था कि अमेरिका कंट्रोल करता है यूक्रेन को, परंतु अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यूक्रेन जो भी करता है अमेरिका उसके हमेशा साथ खड़ा दिखाई देता है। यह राजनीति वर्ल्ड पीस के लिए नहीं हो सकती, यह राजनीति कुछ और है। यह राजनीति अपने व्यक्तिगत लाभ की है, अपनी सत्ता की चाबी को अपनी जेब में रखने की है और अपनी कुर्सी किसी और को ना देने की है। ये सत्ता के
लालची पॉलिटिशियंस सत्ता की चाबी किसी और को नहीं देना चाहते, चाहे उन्हें इसके लिए पूरी दुनिया को आग में ही झोंकना पड़ जाए। इस्राइल और ईरान का यह युद्ध चल रहा है, इसमें आप किसके साथ हैं? आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजय सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।